हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम क्या कर रहे थे, एसएससी में जितने भी पिछले वर्षों में आए हुए जीके के क्वेश्चंस हैं हमारे जीए के, उनको कर रहे थे और ये हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। राजस्थान में बताया इनमें से हड़प्पा स्थल कौन सा था, तो कौन सा था, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा यानी काली चूड़ियाँ। कई बार इनका मीनिंग पूछ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, काली चूड़ियाँ। अब देखिए कालीबंगा के बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं। जो कालीबंगा है ये राजस्थान में घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी भी आप बोल सकते हैं, इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला था। जैसे कि हमें कालीबंगा से क्या मिला है, अग्नि के कुंड मिले हैं। अग्नि के जो कुंड है वो हमें कालीबंगा से मिले हैं। वहाँ से हमें फेरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फेरों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और क्या मिला है कालीबंगा से, हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। घोड़े के अवशेष। अच्छा, उस टाइम के लोग जो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर अवशेष मिले हैं घोड़े के। ठीक है, घोड़े के अवशेष 3 जगह से मिले हैं। तो कालीबंगा से, एक हमें मिले हैं सुरकोतदा से, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुरकोतदा से मिले हैं, और लोथल से। ठीक है, कालीबंगा हो गया एक, लोथल और सुरकोतदा, यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। और देखिए कालीबंगा से हमें क्या मिले, जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत। ठीक है, हवन कुंड मिला है, ये बता दिया अभी, हवन कुंड, अग्नि कुंड मिला है यहाँ से। तो ये सभी हमें कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, और क्या है, पक्की मिट्टी का हल मिला है। पक्की मिट्टी का हल। देखिए पक्की मिट्टी का हल था तभी वो खेत को जोत सकते थे, तो जुते हुए खेत मिले, इसका मतलब वहाँ से पक्की मिट्टी का हल भी मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, फायर अलर्ट्स भी वहाँ से मिले हैं, और ऊँट की हड्डियाँ भी हमें वहाँ से मिली है, ऊँट की हड्डियाँ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं रहता तो हमने अपनी जो हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने ट्रिक से ये सभी चीज़ें याद करवाई हैं, तो जिसको वो देखनी है तो आप वो देख सकते हैं। और कालीबंगा से हमें क्या मिला है, समाधि मिली है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमें मिली हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना, जुते हुए खेत हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। ठीक है, तो अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से हमें देखो क्या मिला है। पहले तो देखो कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान में है, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये सभी पाकिस्तान में हैं। और देखिए हड़प्पा तो कहाँ पे है, वैसे तो ये सभी को पता होगा, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। हड़प्पा तो कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और ज़िला कौन सा है, मोंटगोमरी इस जगह पे है। और रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और कौन से ज़िले में है ये, लरकाना ज़िले में। ठीक है, लरकाना ज़िले में है ये। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ये, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चन्हुदड़ो भी कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम यहाँ से हमें क्या क्या मिला था। जैसे कि कालीबंगा से तो हमने देख लिया क्या क्या मिला है। उसके बाद देखो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, ये मैं पिछली हर वीडियो में करवाती आ रही हूँ कि कहाँ से कहाँ मिला, इसलिए मैं स्पीड से करवाऊँगी अभी रिवीजन के लिए। तो बड़ा स्नानागार मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद भंडार गृह भी मिला है, यहाँ से भंडार गृह मिला है। और क्या क्या मिला है हमें यहाँ से, एक दाढ़ी वाला योगी मिला है।
दाढ़ी वाला बाबा बोल सकते हो, दाढ़ी वाला योगी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एक भवन मिला है विशाल, विशाल भवन। एक क्या मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और क्या मिला है, एक कंकाल मिला है कुएं का, कुएं का कंकाल। और क्या मिला है, कांसे की नृत्यिका मिली है, कांसे की नृत्यिका। और एक बड़ा अनानागार भी मिला है, यहाँ पे बड़ा स्नानागार भी है इधर ही, और बड़ा अनानागार भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और क्या मिला, एक कपड़ा मिला है जिस पर कि रंगोली की हुई थी, कपड़ों पर रंगोली, कपड़ा मिला जिस पर रंगोली की हुई थी, ठीक है। और उसके बाद और क्या है, एक चांदी के फूलदान का ढक्कन मिला है, एक चांदी का फूलदान था कोई, उसका ढक्कन भी हमें वहाँ से मिला है, ठीक है। और क्या मिला है, तांबा धातु मिली है हमें वहाँ से, कॉटन मिली है, तांबा धातु और कॉटन, ठीक है। तो ये सभी हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। दोस्तों मैं अभी बता रही हूँ, जिसको ये याद नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, जिसको याद नहीं होते हैं वो हमारी हिस्ट्री करवाई हुई है मैंने 20 दिन में, तो उसकी जो फर्स्ट क्लास है वहाँ से आप देख लेना, बिल्कुल ट्रिक से करवाई हुई है, आपको याद करने की भी ज़रूरत को नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सभी हम चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसके बाद देखो हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला था, तो हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला है, देखो एक तो भंडार गृह मिला है, भंडार गृह मिला है। और लगातार 6 अनानागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो में तो सबसे बड़ा अनानागार था, और हड़प्पा में लगातार 6 अनानागार हमें मिले हैं, ठीक है। और क्या है, एक कब्रिस्तान मिला है वहाँ पर, कब्रिस्तान R37 नाम से कब्रिस्तान मिला है एक। और क्या मिला है, एक पीतल का इक्का मिला है, पीतल का इक्का मिला है। और क्या मिला है, एक बैल मिला है, शंख से बना हुआ, शंख से बना हुआ बैल मिला है। एक मकान का चबूतरा मिला है। और एक गर्भ मिला है, मतलब कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है एक, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो ये सभी हमें हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। और क्या मिला है, एक सींग वाला पशु मिला है, एक सींग वाला पशु है जो, वो भी हमें हड़प्पा से मिला है। और चांदी मिली है, ठीक है। तांबा तो हमें कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से, और चांदी कहाँ से मिली है, हड़प्पा से, तो ये याद रखना। और एक क्या मिला है, पत्थर की मोहरें, ठीक है, पत्थर की मोहरें। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, अनानागार, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से हमें मिली थी, अनानागार वो सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद देखो चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो से हमें क्या मिला है, चन्हुदड़ो से एक तो पार्लर मिला है हमें, पार्लर और लिपस्टिक मिली है, पार्लर, लिपस्टिक, काजल, मनके, मतलब पार्लर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी हमें चन्हुदड़ो से मिली हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं से 5वीं शताब्दी BC में किस पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। तो ये पूछे जो सिंधी के पूर्व का, सिंधु नदी थी जो, उसके पूर्व का जो क्षेत्र था, मान लो ये सिंधु है, इससे पूर्व का जो ये क्षेत्र था, इसको किस फारसी शब्द से उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो कौन सा फारसी शब्द था उसके लिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिंदू, ठीक है। पूर्व के क्षेत्र वालों को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। उसके बाद अब भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो जो ये जन था भरत जन, ये पूछे कि इसका उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है, तो किस वेद में मिलता था, ऋग्वेद में, ठीक है। अब देखो वेद कितने वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा कौन सा है, अर्थववेद, ठीक है, अर्थववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद। और सबसे नया कौन सा है इनमें, अर्थववेद। ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल है। यजुर्वेद में क्या होता है, जो यज्ञ से रिलेटेड है, यज्ञ से रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर है। यज्ञ में क्या क्या होता है, जैसे मंत्र वगैरह भी यज्ञ में पढ़े जाते हैं, बलि के नियम, ठीक है, तो बलि के नियम भी इसी के अंदर है, तो ये यजुर्वेद में है। सामवेद किससे रिलेटेड है, संगीत से, से संगीत, ठीक है, तो संगीत से रिलेटेड है सामवेद। और अर्थवेद में क्या आता है, जादू टोना हो गया, जैसे अर्थवेद में क्या आता है, जादू टोना। और क्या क्या आता है, विश्वास, अंधविश्वास, विश्वास,
अंधविश्वास ये आता है इसके अंदर, तंत्र मंत्र आते हैं, तंत्र मंत्र, और औषधि चिकित्सा, ठीक है, औषधि चिकित्सा ये सभी अर्थवेद में आते हैं। ठीक है, तो भरतजन के बारे में सबसे पहले ऋग्वेद में बताया गया था। नेक्स्ट, अब लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो ये लोह युग आया था जब, तो लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, उससे पहले कौन सा था हमारा, कांस्य युग। ठीक है, तो पहले कांसा यूज़ होती थी, फिर उसके बाद लोहा आने लगा था। निम्नलिखित में से किस वेद में दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का जो युद्ध है इसका उल्लेख मिलता है? तो 10 राजाओं का युद्ध किस में मिलता है? ऋग्वेद में। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो ऋग्वेद है इसका 7वां मंडल है, जो 7वां मंडल, इसमें 10 राजयुद्ध का वर्णन किया गया है। और इसमें जो सूदास है इसका 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, सूदास का 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था और इसमें सूदास जीत गया था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? पुरुषनी नदी जिसका कि वर्तमान में नाम क्या है? रावी। ठीक है, पुरुषनी नदी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी। इस नदी पर हुआ था और सूदास इसमें जीत गया था। तो ये पूछ सकते हैं अगली बार कि कौन से मंडल में 10 राजयुद्ध का वर्णन है? तो 7वें मंडल में। इसके अलावा कुछ अन्य मंडल भी हम देख लेते हैं। हमने अभी देखा था कि इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो उसमें से जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता के लिए है। फिर उसके बाद 9वां मंडल है, 9वें मंडल सोम देवता के लिए है। ठीक है, तीसरा मंडल तो किस लिए था? सूर्य देवता के लिए। 9वां मंडल सोम देवता के लिए। और 10वां मंडल है, जो 10वें मंडल में क्या है? पुरुषुक्त का वर्णन है। पुरुषुक्त यानी चातुष्वर्णीय समाज का वर्णन किया गया है। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुषुक्त वर्ण या फिर चातुष्वर्णीय समाज, इसमें क्या था? जो समाज है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 10वें में बता रखा है पुरुषुक्त या फिर चातुष्वर्णीय समाज, इसमें 4 समाज को 4 भागों में बांटा गया है जो कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि ब्रह्मा का मुख है, जो मुख से कौन निकला है? ब्राह्मण। मुख से कौन निकला है? ब्राह्मण। फिर उसके बाद भुजा से कौन निकला है? क्षत्रिय। भुजा से क्षत्रिय। उसके बाद जांग से कौन निकला है? वैश्य। जांग से वैश्य। और फिर चरण आते हैं लास्ट में, चरण से कौन है? शूद्र। ठीक है, तो ये 10वें मंडल में बता रखा है। अच्छा, जो ये गायत्री मंत्र है उसके रचयिता किसको माना जाता है? विश्वामित्र को। ठीक है, विश्वामित्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह? तो हमने अभी किया था, जो भी जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, चिकित्सा है, वो सभी किस में आती है? अर्थववेद में, जो कि सबसे हमारा नया वेद है, सबसे लास्ट वाला वेद है। आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्य की मुख्य इकाई क्या थी? जन थी। अब देखिए, जो आर्य समाज था वो कैसे विभाजित था? सबसे छोटी इकाई थी जो, वो कौन सी होती थी? कुल यानी परिवार। ठीक है, सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार। कुल के बाद फिर क्या बनता था? ग्राम, यानी कई सारे घरों को मिलाकर, सारे घरों को मिला के बनता था ग्राम। उसके बाद क्या आता था? विष आता था। ठीक है, विष के बाद क्या था? फिर जन, और जन के बाद पूरा क्या बन गया? फिर वो राष्ट्र बन गया। तो ऐसे 5 इकाइयों में ये डिवाइड था। ठीक है, तो सबसे प्रमुख इकाई तो होती थी जन, और सबसे पहली इकाई कौन सी थी? कुल इकाई थी। ठीक है, तो इसमें जो ग्राम है, ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामीणी। ग्राम के मुखिया को बोलते थे ग्रामीणी। ये पूछ सकते हैं कि इसके मुखिया को क्या बोलते थे? जैसे विष है, विष का मुखिया क्या कहलाता था? विषपति। ठीक है, विषपति। और जन का मुखिया क्या कहलाता था? राजन। ठीक है, तो ये क्या कहलाते थे? राजन। नेक्स्ट, अब उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ये बताना इनमें से कौन सा था जो खेती, पशुपालन और व्यापार करता था? तो कौन करते थे? ये वैश्य। ठीक है, तो वैश्य क्या करते थे? ये खेती वगैरह करते थे। क्षत्रिय का काम तो क्या होता था? युद्ध करना होता था, युद्ध करते थे। ब्राह्मण इनके मंत्र वगैरह पुरोहित होते थे। ठीक है, और शूद्र क्या करते थे? जो इन तीनों के काम करते थे, मतलब तीनों की सेवाएं करते थे, तो वो कौन होते थे? शूद्र।
निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो विपाशा किसका प्राचीन नाम है? व्यास का, व से व, ठीक है। विपाशा नाम किसका है? व्यास का। देखिए मैंने आपको सभी नदियों के प्राचीन नाम ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, लेकिन चलो मैं फिर भी बता देती हूँ आपको इसमें। जैसे कि सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी तो सब फेमस है, इसका तो सबको पता है, इंडस, ठीक है, इंडस। उसके बाद कौन सी है? झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। वितस्ता। चिनाब, चिनाब का है आस्कनी। आस्कनी। उसके बाद है सतलुज। सतलुज का क्या है? शतुद्री। सतलुज का है शतुद्री। रावी का पुरुषनी, और व्यास का विपाशा, विपाशा, और घग्गर का दृशदवती, दृशदती, ये इसका प्राचीन नाम है। देखिए एक बार जल्दी से कर लेते हैं इनको याद करने की ट्रिक। सिंधु तो सबका पता है, इंडस इंडिया से रिलेटेड है। झेलम का क्या है? वितस्ता। जब हमारे पास वित्त कम होता है तो हम क्या करते हैं? झेलते हैं सभी चीज़ें, ठीक है। वित्त कम होता है तो हम झेलते हैं। चिनाब का आस्कनी, कैसे करोगे? चिनाब यानी अब आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो ये हो जाएगा सतलुज, स से सतलुज और श से स्तुद्री, ठीक है। स। रावी का पुरुषनी, एक सीरियल आता था पहले रावी नाम से, उसमें क्या था? रावी लड़की थी लेकिन वो पुरुष का रोल करती है, तो रावी से पुरुषनी। व्यास, व से व्यास और व से विपाशा, और घग्गर का दृशदती, ये थोड़ा अलग है तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। तो जो वैदिक आर्य आए थे वो सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ क्या है? 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, ठीक है। 7 नदियों वाले क्षेत्र में वो रहते थे। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो अभी हमने देखा था झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, ठीक है। वित नहीं है तो हम झेलते हैं। अब देखिए कि जो 7 नदी कौन कौन सी थी वो जहाँ पर आर्य रहते थे। तो पहले तो थी सिंधु और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ, ठीक है। सिंधु और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु हो गया, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम, ठीक है, ये हो गई। और कौन सी थी? सरस्वती और घग्गर। तीन, 3, 6, 7, 8, ठीक है। इसमें सिंधु की सहायक नदियाँ नहीं है तो 5 ये, सिंधु को मिलाते नहीं है इसके अंदर, तो 5 ये और 2 ये, तो 7 नदियों के किनारे ये बसा हुआ था। निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में है? तो अभी आया था, वितस्ता का क्या है? वितस्ता का है चिनाब, झेलम, ठीक है। वितस्ता का क्या है? झेलम। व्यास का क्या था? विपाशा। चिनाब का था आस्कनी, और रावी का था पुरुषनी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो अभी क्या था? संगीत से संबंधित कौन सा है? सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्तियाँ हैं, ठीक है। 1028 सूक्तियाँ हैं, कई बार पूछ लेते हैं ये भी। इनकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करा दी है तो अब दोबारा से मैं नहीं बताऊंगी। पुरुष सूक्त किस में है? ऋग्वेद में है, ठीक है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ये 10वें मंडल में। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया? जब पारिवारिक अवधि थी, मतलब लोग परिवार बनाते हैं, तो कौन सा था वो? उसको बोला जाता है गृहस्थ, ठीक है। तो गृहस्थ चातुराश्रम, मतलब ये बोला गया कि जो आश्रम थे उस समय 4 आश्रम में विभाजित था जो समाज था। तो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं एक बार, हम इधर यही देख लेते हैं। फर्स्ट तो हमारा क्या था? ब्रह्मचर्य, फिर आता है हमारा गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, और फिर कौन सा आता है? संन्यास। सीरीज में पूछ लेते हैं कई बार। तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, और फिर क्या आता है? संन्यास। देखिए इसमें पहले तो क्या, ब्रह्मचर्य में तो शिक्षा वगैरह लेते हैं वो, ठीक है, ब्रह्मचारी के रूप की तरह ही शिक्षा वगैरह लेते हैं। फिर गृहस्थ में अपना परिवार बसा लेते हैं वो, फिर वानप्रस्थ यानी वन को चले जाते हैं वो, वहाँ पर रहते हैं, और फिर क्या करते हैं वो? संन्यास ले लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो ये 4 आश्रम व्यवस्था है ये किस उपनिषद से हमें इसका उल्लेख मिलता है? तो किस उपनिषद में बताया गया है इसके बारे में?
जबालोपनिषद, ठीक है। जबालोपनिषद में इसके बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। तो कपिल का संबंध किससे था? सांख्य से, ठीक है। कपिल का संबंध किससे था? सांख्य से। 6 दर्शन थे उस टाइम पर। कौन कौन से दर्शन थे? देखो, एक तो कौन सा था हमारा, इसमें से एक तो न्याय था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था? वैशेषिक। ये नाम पूछ सकते हैं तो याद कर लेना, न्याय। और कौन सा है? वैशेषिक। और फिर है मीमांसा। उसके बाद ये कौन सा है? सांख्य। एक आता है योग से रिलेटेड पता आपको, पतंजलि। और फिर एक क्या आता है? वेदांत, ठीक है। क्या आता है? वेदांत। तो ये 6 दर्शन थे। इसमें मैंने बताया सांख्य दर्शन के तो कौन से थे? कपिल संबंधित हैं। उसके बाद योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग के कौन थे? पतंजलि। और न्याय दर्शन के, जो न्याय दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन थे? गौतम, ठीक है। गौतम। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे प्राचीन दर्शन पूछ लेते हैं तो कौन सा था? सांख्य, ठीक है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा था? सांख्य दर्शन। आगे ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या फिर मंडलों में विभाजित है? तो कितनी में है? 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? इसमें बताना है कि कौन सा उपवेद है जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा है? वो आयुर्वेद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये आयुर्वेद। उसके बाद है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? तो ये पूछा है कि भाई ऋग्वेद में क्या किसका वर्णन है? एक तो विश्वामित्र का, विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में संवाद हुआ था, ठीक है। तो वो पूछा है कि कौन सी नदी थी? तो कौन सी नदी है वो? व्यास और सतलुज, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी तो उस टाइम पे थी नहीं, गंगा यमुना भी नहीं थी। तो या तो ए ऑप्शन होगा या सी होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेशन से इसको देख सकते हैं। तो कौन सी नदी थी? वो व्यास और सतलुज। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।